नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो इनमें से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो हम देखेंगे, देखो, नंददास, सूरदास, परमानंद दास, शेषवान, ये हमने पढ़े थे भक्ति काल में। तो ये आ जाएंगे भक्ति काल में, ठीक है। तो रीतिकाल के ये नहीं होंगे हमारे पास, ये गलत है। अब बिहारी मतीराम घनानंद भूषण, तो ये हमारे पास रीतिकाल के कवि हैं। और जबकि मैथिली शरण गुप्त, दिनकर हो गया हमारे पास, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल। मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि है। और जबकि जो दिनकर है वो हमारे सांस्कृतिक चेतना के कवि आ जाते हैं। जबकि जायसी और मंझन भक्ति काल के कवि हैं, सूफी काव्य धारा के। विद्यापति और चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बिहारी मतीराम घनानंद और भूषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो हमने जन्म काल के अनुसार करना है। तो इनमें से जो हमारे पास आ जाएगा, हमें सबसे पहले पता है रहीम पहले भक्ति काल में आते, तो रहीम को ही हमने लेना है। रहीम के बाद आते हैं घनानंद के बाद आते हैं रसलीन के बाद ठाकुर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खां तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? कायस्थ परिवार में हुआ था घनानंद जी का जन्म, ठीक है। वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। किसके? दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह, उनके मीर मुंशी थे। और बात करते हैं 1760 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई। ठाकुर का पूरा नाम था लाला ठाकुर, हाँ जी, लाला ठाकुर। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1766 ईस्वी में ओरछा में। इनके पिता का नाम था गुलाब राय। अतः जन्म काल के अनुसार यह क्रम हमारे पास ऑप्शन बी हमने लगा दिया है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति इनमें से क्या है? तो हमें पता है कि नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो नायिका भेद की जो वो है सबसे ज़्यादा हमारे पास रीतिकाल में ही मिलती है। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन, प्रवृत्ति इत्यादि अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। आगे चलते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, ठीक है। वो विशेषता हमने चूज करनी है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ओके। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ठीक है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है। तो देखो, अलंकार ग्रंथों का जो है रचना की गई है रीतिकाल में, ठीक है। और हमारे पास इनकी जो प्रमुख भाषा थी रीतिकाल की वो ब्रज भाषा ही थी। और साथ ही साथ लक्षण ग्रंथों की भी इसमें प्रमुखता रही है। जबकि प्रकृति का वर्णन जो है रीतिकाल में नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, रीतिकाल की जो जैसे विशेषता है हम पढ़ लेते हैं। जैसे लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति काव्य, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, अलंकारिता तथा काव्य रूप। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा जो है इनकी काव्य भाषा थी। ब्रज भाषा के विकास में घनानंद बिहारी, मतीराम पद्माकर देव बिहारी का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह मिथ
तोड़ा की ब्रजभाषा में रचना के लिए ब्रज में ही रहना अनिवार्य है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजबाज ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ जो जानियो। जैसे अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये जो भिखारी दास की पंक्ति है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजबाज ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ जो सो जानो। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न होती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होना चाहिए। यह जो भाषा है, भाषा की अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। तो ये किसने कहा है? शुक्ल जी का कथन है ये पद्माकर जी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो इनका जो सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है रीति युगीन कवियों का, तो वो रहा है सवैया। ठीक है, रीति युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित, सवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग में कवियों ने सवैया छंद को ही प्रिय माना है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस से किया है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है शुक्ल जी ने। ठीक है, और अखंड परंपरा की, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली, जबकि डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने, देखो भागीरथी मिश्र ने केशव के प्रवर्तक आचार्य रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। तो रीतिकाल का प्रवर्तक भागीरथी मिश्र के अनुसार है केशवदास, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भी केशवदास ही है, और हमारे डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भी केशव ही है। ठीक है, चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। अब पूछा जाएगा कि काव्य का स्वभाव रीति को किसने कहा है? तो रीति को काव्य का स्वभाव चिंतामणि ने कहा है ना। और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। देव ने क्या कहा है? रीति को काव्य का द्वार। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काव्य का स्वभाव जो है रीति को चिंतामणि ने कहा है, और काव्य का द्वार रीति को देव ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो ये कथन हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश में 3 ग्रंथ लिखकर, ठीक है, देखो किसके ग्रंथ है ये है चिंतामणि के, काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश। ठीक है, लिखकर जो काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया, और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। किसने? चिंतामणि जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय क्या था? अगर हम विक्रमी संवत से देखें तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। अगर हम बात करते हैं ईस्वी की, तो ईस्वी में आ जाएगा हमारे पास 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, रामरतन भटनागर और जो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है, रामखेलावन पांडे जी भी, इन्होंने रीतिकाल का जो आरंभ माना है वो 1600 ईस्वी से ही माना है। जबकि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की जो सीमावधि वो जो है 200 वर्ष मानी है। साथ ही साथ उन्होंने 1700 से लेकर विक्रमी संवत की बात करें 1900, जो हमने ये अभी किया ये हमारे शुक्ल जी के अनुसार ही है। चलिए, शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था? तो रीतिकाल नाम दिया है।
रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने दिया है, तो वो है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दिया हुआ है। ठीक है, रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा ही है ये। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीतिकाल नाम दिया, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा। और तथा आदिकाल, देखो रमाशंकर शुक्ल जो रसाल है उन्होंने रीतिकाल को तो कला काल कहा, जबकि आदिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल कहा। ठीक है, इस काल का सबसे अधिक जो सार्थक जो नाम है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा और जो हमारे राजनाथ शर्मा और जय किशन प्रसाद खंडेवाल प्रवृत्ति की दृष्टि से श्रृंगार काल, इन सब ने क्या माना है, श्रृंगार काल माना है, और यही क्या है, सबसे सार्थक प्रतीक हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो श्रृंगार काल किसने कहा है, हमने अभी भी पढ़ा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। रीतिकाल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है ना। जबकि आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल हमारे रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने ही कहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीतिबद्ध धारा के देखो रीतिकाल के अंतर्गत 3 जो धाराएं वो है, जैसे रीतिबद्ध हो गई, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जो हमारे पास भाग है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको बांटा है। तो हम इसमें से हम पहली जो है हमारे पास वो है रीतिबद्ध। तो फिर रीतिबद्ध धारा को हम देखते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है हमारे रामचंद्रिका को। ये रामचंद्रिका केशव दास की है, जिसमें 39 प्रभाव है। ठीक है, ये क्या है, केशव दास ने एक रात में ही लिखी थी ये। चलिए, केशव दास काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, जो केशव है वो रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संस्कृत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष तथा राजनीति के भी ज्ञाता थे। क्या क्या, संस्कृत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और राजनीति। ठीक है, इन सब का ज्ञान था इन्हें। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, और ये कहा है हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला रीति ग्रंथ है, और साथ ही साथ जिनमें क्रमशः नौरस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। ठीक है, रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रिताओं की प्रशस्ति विषयक है। विज्ञान गीता, जिसमें 21 प्रभाव है, वो एक आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया है केशव ने, तथा नखशिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। ठीक है, प्रिया कितने साल की थी, 16 साल की थी, 16 प्रकाश है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका, ये जो है क्या है, प्रबंध काव्य है। जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और तथा नखशिक मुक्त काव्य माने जाते हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। ये जो है रामचरितमानस के उसमें लिखी गई है, इसने कौन, हमारे केशव दास ने लिखी हुई है ये। ठीक है, चलिए, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, तो केशव दास जी है। रामचंद्रिका की कवि कौन है हमारे, वो भी केशव दास जी है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो ये हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया। विज्ञान गीता के लेखक चिंतामणि, सॉरी विज्ञान गीता के जो लेखक है वो हमारे केशव दास जी माने जाते हैं। गीता की रचना केशव दास ने की है। चलिए, जहांगीर जसचंद्रिका की जो रचयिता है वो भी हमारे केशव दास जी ही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, तो रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है। भाषाभूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है। ठीक है, ये इसमें जो है ये अलंकार निरूपक एक ग्रंथ है, जिसमें 212 अलंकारों का वर्णन किया गया है, 212 दोहों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए,
जो भाषा भूषण है वो चंद्रालोक शैली में लिखी गई है, चंद्रालोक, जिसमें जो है 5 प्रकाश है और 212 दोहे है। चलिए, भाषा बोलना जानही जिनके कुल के दास, तो कुल के दास केशव दास की ये पंक्ति हो जाएगी। भाषा बोलना जानही जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता जरी जड़मति केशव दास। तो केशव दास की पंक्ति है, जिसके माध्यम से वे व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा हिंदी, मतलब हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता, उसी लोक भाषा में केशवदास कविता की रचना करता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता बनिता मित। तो ये भी केशवदास द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए पंक्तियां लिखी थी। ठीक है, ये वाली फिर वही से दोबारा वही आ गई है ना कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता बनिता मित। नेक्स्ट है, भूषण बिनु नवराज, देखो यही वाली पंक्ति है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो भिखारी दास जी का जो है वो है हमारे पास, देखो तो इनमें से काव्य प्रकाश किसकी हो जाएगी? वो हमारे पास चिंतामणि जी की हो जाएगी। जबकि काव्य निर्णय और रस सारांश ये किसकी है हमारे पास? ये हमारे भिखारी जी की रचना है। रस सारांश में रसों का वर्णन है, काव्य निर्णय में ये जो है काव्यांग निरूपक ग्रंथ है भिखारी दास जी का। भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, इनका जो जन्म है वो प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार के आरा के निकट भभुआ नामक स्थान में हुई है। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में थे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश। अमरकोश का जो दूसरा नाम है वो है शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। रस सारांश में नायिका और श्रृंगार निर्णय में भी श्रृंगारिक वर्णन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश है, काव्य निर्णय भी है, श्रृंगार निर्णय भाषा भूषण जसवंत सिंह के हमने पढ़ लिया है। इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है? तो देखो रीतिबद्ध जो कवि है वो है हमारे भिखारी दास जी है, जबकि जो हमारे घनानंद और ठाकुर है रीति मुक्त कवि है। ठीक है, चलिए शतरंज शतिका के रचनाकार है भिखारी दास की रचना इनमें से है काव्य निर्णय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि, बिल्कुल ये भी सही है। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि है, गलत। केशव जो है रीतिबद्ध धारा के ही कवि माने जाते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने क्या किया है? अलंकार, नायिका वेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना की है, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते, वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। भूषण हिंदी कविता के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुकरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि थे। देखो वैसे तो श्रृंगार रस का ही प्रयोग हुआ है रीतिकाल में अधिकतर, परंतु भूषण हमारे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने वीर रस का वर्णन किया है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था घनश्याम, जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा बताया गया है। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित करवाया। भूषण जो है 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है, गलत। देखो यहाँ पर हमने पकड़ लिया, जो भूषण है, सॉरी, हाँ जी रीतिबद्ध है, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ लिया जी, बिल्कुल ये सही है।
जो भूषण है हमारे वो रीतिबद्ध काव्य धारा के ही कवि है, जबकि जो हमारे पास रीति सिद्ध में आते हैं वो बिहारी जी आते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये तीन इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध है। बिल्कुल इनके जो पूरे देखो, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु इनके जो है कुल कितने 6 ग्रंथ माने जाते हैं ना। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो भूषण जी है। शिवा बावनी के रचनाकार भी भूषण हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी, तो भूषण जी ने लिखी है। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो भूषण है। चलिए, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। महाकवि भूषण की रचना है इनमें से छत्रसाल दशक। अब बात करते हैं शिवराज भूषण ग्रंथ में किस ग्रंथ जो है हमारे किसका विवेचन किया गया है? तो अलंकारों का वर्णन किया गया है शिवराज भूषण में। इसमें जो है कुल 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए, शिवराज भूषण भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाले एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबंध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूभाग जो इसकी जो एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। ठीक है, इसका एक जो भूमिका का भाग है जिसके प्रारंभ में क्या है? गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना की गई। ये शिवराज भूषण की बात हो रही है ये। ठीक है, अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोनों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं, फिर कविता, सवैया, छप्पे आदि दोहों में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, ये उदाहरण के शिवाजी के जीवन। तो फिर आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन के अनेक प्रकार के दोष निकाले। शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकार बताए गए। कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अभूति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास है 30th क्वेश्चन की भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। तो अलंकार निरूपक हमने पढ़ा है कि शिवराज भूषण 105 अलंकार पाए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस हिंदू जाति का प्रतिनिधि का भी कवि कहा है? भूषण जी को ही कहा है। शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रिताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि। ये जो है कथन शुक्ल जी का है पूरा। गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ है? तो इटावा में जो है गंग कवि का जन्म 1538 में हुआ था। 1625 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं ये किसी के अनुसार। ये जो है इटावा जिले के, वैसे है नहीं ये ना, अगर रीतिकाल के प्रथम कवि की बात करें तो वो हम कालक्रम अनुसार देखेंगे हम, तो वो कृपाराम जी आ जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त, उन्होंने केशव को माना है प्रथम कवि रीतिकाल का। और इसमें बोला है कि रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि जो है गंग है। ये जो है ये गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इटावा जिले के जबकि हमें पता है कि शुक्ल ने जो है चिंतामणि को माना है। इनका मूल नाम क्या था? गंगा। इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे गंग, और इनका मूल नाम था गंगाधर। गंग के मुख्य ग्रंथ है गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। तो हम गंग के बारे में आप पढ़ लेते हैं, पर ये क्वेश्चन जो है डाउट वाला है। ये क्वेश्चन ये सही है कि गंग का जन्म इटावा में हुआ, बट जो ये लाइन है ये गलत है। ये गलत हो सकती है क्योंकि रीतिकाल के हमें अगर हम वही कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम हो जाएंगे। बाकी केशव और चिंतामणि अलग अलग विद्वानों ने माने, तो ये भी हो सकता है किसी ने माना हो अलग अलग। जो चलिए, गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त वे रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए थे और उसने जो है इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। ओके,
जहांगीर के नूरजहाँ ने, वैसे इन्हें नूरजहाँ ने कुचलवाया है, ठीक है, हाथी से। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार। चलिए, तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार, ये उक्ति, सरदार, ये उक्ति किसकी है? के रचनाकार है हमारे भिखारी दास जी, और किसके लिए बोली है? गंग कवि के लिए ये बोली है। चलिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन, होरी, ये पद्माकर की रचना है, पंक्ति मानी जाती है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांधा में हुआ। इनके पिता का नाम जो है मोहनलाल भट्ट था, और पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर यानी कि गंगा तट चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच में लिखी थी जब वो गंगा तट पर थे। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासिनों दोनों का कंठहार रहा है। रस का संबंध है, इससे रस का वर्णन किया गया है, नवरसों का वर्णन जगत विनोद। नए नचाई गई मुस्कान, ये हमारा हो गया पद्मा। गंगा लहरी किसकी? ये भी पद्माकर की है। ये जो हमारे काव्य शास्त्र संस्कृत कवि जो हमारे जगन्नाथ थे उनका, उनकी गंगा लहरी का इन्होंने पद्यानुवाद किया हुआ है, ठीक है। बाकी इनकी अनेक 7 मौलिक ग्रंथ है, जैसे हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही विरुदावली, कली पचीसी आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। वाल्मीकि रामायण का जो इन्होंने अनुवाद किया है वो राम रसायन नाम से किया हुआ है, ठीक है। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण रीति ग्रंथ है, जगत विनोद और पद्माभरण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हमने अभी भी पढ़ा, ये हमारे हैं पद्माकर जी। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण, पद्माभरण है ये, ठीक है। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ है, और इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरसों का वर्णन है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया है। जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में उन्होंने की थी। काव्य रसायन किसकी रचना मानी जाती है? तो देव की है ये काव्य रसायन जो रचना है। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों और रईसों के आश्रय में रहे थे ये। इनके प्रमुख थे आजम शाह फमफूद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोड़िया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पाती राम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, जिसे जो है डॉक्टर नगेंद्र ने जो है विश्वकोश माना है, ठीक है। और वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मा दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक और जो है प्रेम दर्शन, ये सारे कौन है? ये देव की रचनाएं हैं ना। इनके महत्वपूर्ण और मादे सोमनाथ अथवा शशिनाथ, सोमनाथ का जो पूरा नाम था शशिनाथ था, ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विलास नामक ग्रंथों की रचना की। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना मात्र 16 वर्ष में की थी। देव किस जिले के थे? तो ये जो है इटावा के थे। तो दोस्तों, आज बहुत क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसके आगे हम जो है कल क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।